हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीएमएस एकेडमी एग्जाम एसेंशियल्स। आज हम लोग जीएस पेपर 3 का एक टॉपिक एनालाइज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम लोग एक टॉपिक लेते हैं और उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। और इस पे जो क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस के कुछ रहते हैं प्रीलिम्स के, जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में सबमिट करते हो, और जो मेंस का क्वेश्चन होता है उसके आंसर आप सबमिट कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये हमारा टॉपिक है। जैसा मैंने कल की क्लास में अनाउंस करा था, एक बस रिमाइंडर आपको दिए दे रहा हूँ। आप इस जो लेक्चर स्लाइड्स में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, इनका आप एसएमईज वर्जन भी देख सकते हो, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी। बट ये प्रीवियस डे के लेक्चर की रहेगी, सो प्रीवियस डे के लेक्चर जो होगा उसकी लिंक आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। आज का जो टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, सबसे पहले तो ये समझते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसका मतलब होता है वो लोग जिनको लैंड की जरूरत है, फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है बट उनको लैंड की जरूरत है, उनको लैंड देना उन लोगों से जिनके पास में बहुत लैंड है बट वो उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहां से लैंड ट्रांसफर करना इनको, दैट इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जिसको जरूरत है उसको लैंड दो, जिसके पास में बहुत ज्यादा है उससे ले लो। और ये होता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ ये ट्रांसफर ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ लेके देना सिर्फ यही नहीं है। कुछ और भी चीजें जो लैंड रिफॉर्म्स में इंक्लूडेड होती हैं, दैट इज अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक पर्सन दूसरे को रेंट पे काम करने को दे, जिसको हम लोग लीजिंग बोलते हैं। सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए लैंड दी जाए, एक आदमी मैनेजमेंट करने के लिए दूसरे को देता है। सिमिलरली ओनरशिप किस तरीके से रेगुलेट करी जाएगी, किसकी ओनरशिप होगी, इनहेरिटेंस कैसे होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे आएगी, ये सब भी लैंड रिफॉर्म्स में ही आता है। प्राइमरी चीज क्या है? प्राइमरी है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये इसका प्राइमरी पर्पस है कि भाई जिसको जरूरत है उसको लैंड मिल जाए, कि मेजर्स, वो मेजर जो लिए जाए जिससे कि जिसको जरूरत है उसको लैंड मिल जाए फ्रॉम दैट पर्सन जिसके पास में बहुत लैंड है। इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ने, इसने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं सरकार की, जिनका पर्पस होता है लैंड रिफॉर्म्स करना, इक्विटेबल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। अच्छा, एक चीज थोड़ा समझिएगा, लैंड रिफॉर्म्स हमारा आज का कोई ये एजेंडा नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है ब्रिटिश टाइम से, तब से ही ये लैंड रिफॉर्म्स जो एजेंडा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चल रहा है। इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर प्राइमरली लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता था कि जो उस टाइम के बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, जो एक्चुअली एग्रीकल्चर करते नहीं थे, जो दूसरों से अपनी जमीन पे करवाते थे, और करवाने के बाद में रेवेन्यू लेके ब्रिटिश को दिया करते थे, जिनको हम जमींदार बोलते थे। तो ओरिजिनली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इन जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन करना, जमींदार को खत्म करना और उनकी जमीनें लेके दूसरों को देना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था लैंड रिफॉर्म्स का। तो हुआ ये करा था कि जमींदार जो थे इनको रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया भारत सरकार ने। ब्रिटिश इसको रिकॉग्नाइज करते थे जब तक ब्रिटिश थे। जब ब्रिटिश गए तो जमींदार भी सब खत्म हो गया, जमींदारी सिस्टम गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा इनको। और जब रिकॉग्नाइज नहीं करा तो फिर इनकी जो जमीनें होती थी उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। वो कैसे करा गया? तो वो कर दिया गया थ्रू द लैंड सीलिंग एक्ट लगा के। लैंड सीलिंग का मतलब था कि एक पर्सन कितनी जमीन होल्ड कर सकता है, एक फैमिली कितनी जमीन होल्ड कर सकती है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई, सीलिंग लगा दी गई कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अब जो ज्यादा जमीन होगी वो दूसरों को दे दी जाएगी। अच्छा, सरकार का ही पर्पस इसमें दो था पर्पस। पहला, सोशल जस्टिस, जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिले, तो जब जमीन मिलेगी तो उनका स्टेटस बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका स्टेटस बढ़ेगा। और दूसरा, सोशल जस्टिस इसका एक पर्पस था यहाँ पर। और दूसरा जो इसका पर्पस था वो था एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जमीन से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना, फार्मिंग बेटर होना। और ऐसा क्यों? भाई देखो, जिसके पास में जमीन बहुत है वो प्राइमरली फार्मर है नहीं,
वो अपनी जमीन में दूसरों से फार्मिंग करवा रहा है। और जिसको करना है फार्मिंग, जिसको एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है, उसकी जमीन नहीं है। अब जिसकी जमीन, जब किसी की जमीन होती है तो वो अपनी जमीन पे मेहनत करता है, अपनी जमीन को अच्छा रखना चाहता है, उसको फर्टाइल रखना चाहता है, उसमें अच्छे से कल्टीवेशन करता है। और जब अच्छे से कल्टीवेशन होता है तो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ता है। वो कौन करता है? वो फार्मर करता है। अब अगर ये आदमी फार्मर इसकी जमीन पे काम करेगा तो वो कभी भी उसको अपनी जमीन के जैसे नहीं रखता है। और जब अपनी जमीन के जैसे नहीं रखता है तो फिर वो इतनी अच्छी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। सिमिलरली ये लोग को पता है कि इनकी जमीन है तो ये कभी भी इनको निकाल दिया करते थे, कभी भी इनको अपने से हटाते थे। आगे हम लोग देखेंगे ये सब चीजें कैसे होती थी। बट मोर और लेस ये रिलेशन जो था कि जमीन जिसकी हो वही कल्टीवेट करे, ये नहीं था। जबकि यही सही तरीका होता है, जिसकी जमीन है वही अपना काम करे उस पर, तो उससे एग्रीकल्चर भी बेटर हो जाता है। तो ये बात तो हो गई कि भाई लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। अब जरा इस बात पर आ जाते हैं कि ये लैंड रिफॉर्म्स जो थे, इनकी क्या जरूरत क्या थी और कैसे इनको लाया गया, इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था टैक्स, अपने टैक्सेस बढ़ाना, पैसा कमाना। ब्रिटिश की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हुआ करती थी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था। और उन्होंने उसी टाइम पर अपने जो सिस्टम्स लगाए थे, जमींदारी सिस्टम हो गया, रियोटवारी सिस्टम हो गया, इन सभी सिस्टम का ऑब्जेक्टिव यही था ब्रिटिश के रेवेन्यू इंक्रीज करना। हम लोगों ने लास्ट वीक एग्जाम एसेंशियल्स जब GS1 करा था मंडे को, उस टाइम पर इस बारे में बात हुई थी कि ब्रिटिश के रेवेन्यू मॉडल क्या होते थे। इन तीनों ही मॉडल में, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन तीनों में ही हमने देखा था कि जो फार्मर होता था उसके ऊपर टैक्सेस का रेट बहुत हाई था। फार्म इंडेटेडनेस, फार्मर के ऊपर लोन, कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा था, लोन बहुत बढ़ता था। पावर्टी जो होती थी, एग्रीकल्चरल पावर्टी, ये बहुत ज्यादा थी। और लैंड का उतना अच्छा यूज नहीं होता था, टैक्सेस बहुत ज्यादा होते थे, फार्मर टैक्स देते देते परेशान रहता था। ये सब चीजें कॉमन थी इन तीनों में। एज अ रिजल्ट जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है तो इमीडिएटली इस बारे में सोचा गया कि ये जो ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटरी सिस्टम्स थे, ये जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स ब्रिटिश के होते थे, इनको खत्म करा जाना है। और इनको खत्म करा जाने के लिए इनिशियली जो रिफॉर्म करे गए, वो रिफॉर्म एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी, जिसको JC कुमारप्पा ने हेड करा था, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि किस तरह से खत्म करा जाना है। बहुत सारे इसमें सोशल मूवमेंट्स भी रहे। अब जैसे इसमें एक बहुत फेमस सोशल मूवमेंट था, दैट वाज भूदान मूवमेंट विच वाज लेड बाय आचार्य विनोबा भावे। पर्पस था कि जो सरप्लस लैंड है किसी के पास में, वो अपनी लैंड वॉलेंटरली डोनेट कर दे पुअर को, जिसके पास में लैंड नहीं है। ये था भूदान मूवमेंट। सिमिलरली ग्रामदान मूवमेंट भी एक चला था, सिमिलर लाइन पर होता था। एंड दिस वाज कलेक्टिव ओनरशिप हो जाए विलेज लेवल पर, ये बोला जाता था। बाद में 5 ईयर प्लान्स थे, उन्होंने भी इस चीज को गाइड करा था कि किस तरीके से हमें जो फार्मर है उसको लैंड देनी है और जिसके पास में बहुत ज्यादा है उससे लैंड लेनी है। प्राइमरीली ये जो पूरा का पूरा लैंड रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जो पूरा एजेंडा है लैंड रिफॉर्म्स का, इसके हम लोग 4 मेन कंपोनेंट बता सकते हैं। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस लैंड रिफॉर्म। पहला जो कंपोनेंट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज कंपोनेंट। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इस चीज का मतलब होता है कि जो जमींदार थे, ऐसे लोग जो कि एक्चुअली जिनके पास में लैंड थी बट वो करते नहीं थे एग्रीकल्चर, उनको अबॉलिश करना, उनकी रिकॉग्निशन ही खत्म कर देना। जो ब्रिटिश करते थे, ब्रिटिश उनको रिकॉग्नाइज करते थे। ब्रिटिश के लिए जमींदार इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो उनको रेवेन्यू ला के देते थे। उनको अबॉलिश कर देना, ये पहला एजेंडा होता था, खत्म करो इनको। इसके लिए जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स और ये सब बनाए गए, जिसमें बोला गया कि भाई हम जमींदार जो है उनको खत्म ही कर देंगे, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। और ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने आउटराइटली खत्म कर दिया था, मतलब जमींदार सी एक्चुअली लैंड ओनर्स थे। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, कंपनसेशन भी दिया करती थी इन जमींदारों को। और जो कंपनसेशन देती थी वो बड़ा मतलब उस टाइम पर सरकार के ऊपर एक बड़ा बर्डन भी हुआ करता था कि वो दे रही है इस तरह का कंपनसेशन। और जमींदारों को कंपनसेशन देती थी, उनकी लैंड उठा करके उसको वो जो डायरेक्ट ओनरशिप कल्टीवेटर्स को उठा करके दे दिया करती थी। इसमें क्या था कि अगर कोई जमींदार खुद से कल्टीवेटर बनना चाहता है, मतलब अगर जमींदार खुद से फार्मर बन गया, बोले कि नहीं अब मैं ही फार्मर बना जा रहा हूँ,
इन दैट केस उनको अलाउड हो जाता था कि ठीक है आप लैंड रख लो, क्योंकि आप खुद ही फार्मर बन गए हो। और ज्यादातर जमींदारों ने यही करा। इंस्टेड ऑफ गिविंग देयर लैंड टू गवर्नमेंट, व्हाट दे डिड वाज दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज फार्मर, वही फार्मर है। और एक बार जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फार्मर है, तो वो जो पर्पस था कि जमींदार के पास में बहुत लैंड है, आप उसकी लैंड लेकर के दूसरों को दो, वो डिफीट हो रहा था। क्योंकि जमींदार ने खुद को ही फार्मर डिक्लेयर कर दिया। वो फार्मर हो गए, उनके बच्चे फार्मर हो गए, अपनी लैंड को अपनी पूरी की पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करके सब लोगों को फार्मर बना दिया। एज अ रिजल्ट पर्पस डिफीट हो चुका था इस चीज का। फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स था, क्योंकि इसने कम से कम लीगली जमींदारी को अबॉलिश कर दिया था। बोला था ऐसा सिस्टम इंडिया में नहीं है। नेक्स्ट सेट ऑफ जो लैंड रिफॉर्म्स आते हैं, इनको बोला जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स। अब देखिए होता क्या था कि वो लोग जिनके पास में बहुत लैंड होती है, जिनके पास में बहुत लैंड होती है, अब लोग तो अपनी जमीन खुद से तो कल्टीवेट कर नहीं सकते, तो वो अपनी जमीन दूसरों को रेंट पर दे दिया करते हैं कि भाई आप टेनेंट बन जाओ, आप रेंट पर हमारी जमीन को कल्टीवेट करो। ये कॉमन सिस्टम होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक सरकार ने इस पर कुछ बोला नहीं था, ब्रिटिश टाइम पर या उसके बाद में भी रेंट बहुत हाई हुआ करते थे। रेंट जो थे इवन अप टू 75% रेंट हो सकता है। आप सोचो कि कोई पर्सन अगर 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो लैंडलॉर्ड है उसको 25% उसे रेंट देना पड़ता था। दैट्स अ वेरी हाई रेंट। आई एम सॉरी, 75 रुपीज रेंट देना पड़ता था। दैट्स अ वेरी हाई रेंट। तो सरकार ने टेनेंसी रिफॉर्म्स में सबसे पहली चीज तो ये करी कि ये जो रेंट होते हैं इनको डिक्रीज कराया गया। और हाँ, एक चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोलता हूँ सरकार ने ये करा। यहाँ पर सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ये सारी चीजें अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पर करी। इवन दो उस टाइम पर यूनियन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए, स्टेट्स ने उनको फॉलो करा, बट किसी जगह ज्यादा अच्छे से हुआ, किसी जगह उतने अच्छे से नहीं भी हुआ। तो पहली चीज हुई रेंट कम हुए। कितना? भाई इसमें लिमिट लगा दी गई कि 25% से ज्यादा आप रेंट नहीं रख सकते हो। अब किसी जगह अगेन अच्छे से लगी, किसी जगह नहीं लगी। कुछ स्टेट्स ने इसको बिल्कुल ही बहुत आगे भी जा करके करा। कुछ स्टेट्स ने तो आउटराइटली इस टेनेंसी को ही बैन ही कर दिया, बोला टेनेंसी वेनेंसी का कोई सिस्टम ही नहीं है। जिसमें उन्होंने क्या कर दिया कि जो टेनेंसी को आउटराइटली डिक्लेयर ही किए, ये हो ही नहीं सकता है, टेनेंसी नहीं, अगर आपको फार्मर हो तो आप करोगे। कुछ ने क्या करा, जैसे वेस्ट बंगाल और केरला में क्या हुआ था कि जो टेनेंट है उसी को ही लैंडलॉर्ड मान दिया गया, उसी को लैंड ओनर मान लिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करा और अपने अपने तरीके से इस चीज को लेकर के आए। उन्होंने टेनेंसी को चेंज भी करा। अच्छा, इससे कुछ ने जो सिंपल जो काम है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो तो दिया ही दिया। तो होता क्या था कि पहले के टाइम पर जैसे जो लैंडलॉर्ड होता था, ये क्या करता था, फार्मर्स जो होते थे बोलता था कि ठीक है तुम मुझे 50% दोगे रेंट। अब मान लीजिए कोई दूसरा फार्मर आया, उसने बोला मैं तुम्हें 55% दूंगा, तो वो क्या करता था, इसको निकाल देता था, बोलता था "तो बीच में निकाल दिया, 6 महीने बाद निकाल दिया, बोला अब इसको लूंगा मैं"। है ना? तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी कि भाई कभी भी कोई भी किसी को भी निकाल देता है। सिमिलरली अगर किसी ने लोन लिया, लोन नहीं चुकाया तो निकाल दिया। बहुत सारे कंडीशंस थे। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब था कि आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हो किसी को। सिमिलरली अगर कोई बहुत लंबे समय तक आपकी जमीन पे काम कर रहा है, तो भाई उसका भी कुछ ओनरशिप आ जाती है, उसके भी कुछ राइट्स आ जाते हैं, इनको बोलते हैं टेनेंट राइट्स। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना था। अब अगर अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से इस चीज को करा। आगे यहाँ पर भी यही जो प्रॉब्लम भी इसकी इस पूरे की यही थी कि भाई हर जगह पर यूनिफॉर्मली ये इम्प्लीमेंट नहीं भी हुआ, किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम, ऐसा हुआ ये। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो टेनेंसी लॉ है ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव हो गए। कैसे रिस्ट्रिक्टिव हो गए? सी टेनेंसी, जब जो टेनेंट है ना, जो रेंट दे करके रह रहा है, जब उसके रेंट वाले जो जो उसके राइट्स हैं, जब उसके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट बंगाल या केरला, इन लोगों ने बोला कि जो टेनेंट है उसी की जमीन हो जाएगी, उसी को पूरे राइट दे दिए। तो वहां के लोगों ने टेनेंट रखने ही बंद कर दिए। क्यों करे रख के भाई, अगर रखोगे कल को उसी की जमीन हो जाती है। सिमिलरली
उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर मिल जाता है तो उसके बाद एक बार मिल गई जमीन तो वो रखे हुए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, और इसकी वजह से ये टेनेंसी लॉ बड़े रिस्ट्रिक्टिव हो गए नेचर में, कि हमें मतलब पेपर पे कोई किसी को नहीं अपना रेंट बन देगा, सॉरी पेपर पे कोई किसी को अपना टेनेंट नहीं बताएगा। ओरली होने लगे कॉन्ट्रैक्ट, पेपर पे मत लिखो, क्योंकि पेपर पे लिखोगे तो सरकार दूसरे को राइट दे देती है। अब बिकॉज यहाँ पर टेनेंट को पास में कोई पेपर पे फिर रहा नहीं, मतलब लैंडलॉर्ड्स ने मना कर दिया, लैंडलॉर्ड्स या लैंड ओनर्स ने, कि हम नहीं देंगे भाई, अब पेपर पे देंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, कल को कुछ हमारी जमीन चली जाएगी। तो इसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुए, और जब ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जो टेनेंट होता है उसके पास में कोई भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंश्योरेंस ये सब कुछ होता ही नहीं है। पेपर पे होगी बात तो होगी, वरना ओरली क्या होता है, कुछ नहीं। सिमिलरली ये जो टेनेंट होता है उसको भी फिर लगने लगा ओरल कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मुझे तो कभी भी बाद में भी निकाल सकते हैं, पेपर पे देने को कोई रेडी नहीं है। अभी भी बहुत सारे जो फार्मर हैं वो लैंडलेस हैं, जिनके पास में लैंड है वो दे नहीं रहे हैं दूसरों को। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि टेनेंट्स जो थे उनको समझ में आ गया पुराने वाला ही सिस्टम चलने वाला है। एज अ रिजल्ट लैंड इम्प्रूवमेंट वैसे भी नहीं हो रहा था। और एक और बात हुई कि वो लोग जो कि जिनके पास में लैंड थी और वो खुद से कल्टीवेट नहीं कर सकते थे ड्यू टू एनी रीजन, मे बी सिटी में या कहीं पर भी है, उन लोगों को ये भी लगा कि भाई हम अपनी जमीन देंगे तो जमीन तो चली ही जाएगी। एज अ रिजल्ट वो क्या करते थे, बने रहते थे फार्मर ही। मे बी बहुत बड़ी जमीन है तो जमीन के एक पार्ट में खुद से कर लिया कल्टीवेशन जितना उनको जरूरत हुई, बाकी पार्ट की जमीन खाली छोड़ दो, है ना। अपनी जमीन को, लैंड को फैलो कर दो, खाली छोड़ दो, लेकिन दूसरे को मत दो, दूसरे को दोगे जमीन चली जाएगी। तो ये सब भी इसकी प्रॉब्लम्स आई। अच्छा एक चीज आप नोटिस करिएगा, जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स में करा, स्टेट गवर्नमेंट्स ने करा, ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से एक ही बार में हो गई। प्रॉब्लम्स रही अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ इनके फायदे भी हुए, कुछ प्रॉब्लम्स आई। अभी तक मैंने आपको दो कंपोनेंट बताए, जमींदारी को अबॉलिश करना उसकी भी प्रॉब्लम रही, उसके पर्पस भी डिफीट हुआ। सिमिलरली मैंने दूसरा बताया टेनेंसी रिफॉर्म्स, इसमें भी चीजें इश्यूज रहे यहाँ पर भी। और चीजें देखते हैं, अब इसके आगे की हम लोग चीज देखते हैं। लैंड सीलिंग एक्ट जो होता है ये आया था लैंड रिफॉर्म्स में, एंड देन कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग, इसको देखते हैं। पहली बात करते हैं लैंड सीलिंग एक्ट्स को लेकर के। लैंड सीलिंग एक्ट्स जो था ये सिंपल से एक्ट होते थे। इनका ये पर्पस था कि एक आदमी कितनी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड होल्ड कर सकता है क्रॉपिंग पर्पस के लिए। सो ये लैंड्स स्टेट लेवल पर पास कर दिए गए। अब इसका, और जिसके पास में भी एक जरूरत से ज्यादा लैंड होती थी उसकी लैंड सरकार रख लेती थी, और वो लोग जिनके पास में लैंड नहीं है उसको दे दिया करती थी। अब लोग इसमें क्या करते थे, बेनामी ट्रांजैक्शन कर देते थे। भाई एक आदमी के पास बहुत लैंड है तो वो अपने रैंडम लोगों के बीच में लैंड डिवाइड कर देता था। बेनामी में बहुत बार ऐसी ऐसी चीजों के बीच में, अपने एनिमल्स के नाम पर लैंड हो गई, अपने बच्चों के नाम पे, किसी के नाम पर भी कुछ भी हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसे जो लीगल लूपहोल्स है उनका यूज करके किसी तरीके से लैंड को बस इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, और बताया गया कि एक के पास में है ही नहीं इतनी लैंड। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शंस का यूज करके इसको करा गया। अच्छा, चौथा कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग। अब इसका, ये लैंड रिफॉर्म का एजेंडा थोड़ा लेट आया था, देखा जाए ये जल्दी नहीं, थोड़ा लेट आया। हुआ ये कि जब बहुत सारी लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की लैंड बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देन उनके बच्चे हो गए, बच्चे होने पर लैंड के और टुकड़े हो गए। तो कुछ ऐसे भी लोग हुए जिनके पास में लैंड तो थी, लेकिन वो लैंड एक जगह नहीं थी, अलग अलग जगह पर थी, है ना। एक ही विलेज में थोड़ी सी लैंड इधर, मे बी 2 कट्ठा इधर, 1 बीघा उधर, और पता चल रहा है 5 बीघा कहीं और। अब उनको चाहिए कि भाई हमारी 5 बीघा वाली, 1 बीघा वाली, 2 कट्ठा वाली सब एक ही जगह आ जाए। ये प्रॉब्लम होती है, इस चीज को बोला जाता है कंसोलिडेशन कर देना लैंड होल्डिंग्स की। आपको सारी किसी एक फार्मर के लिए उसकी सारी लैंड एक जगह कर दो, कंसोलिडेट कर दो, मर्ज कर दो स्मॉल प्लॉट को लार्जर प्लॉट में। इसकी वजह से बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, वरना वो 3 जगह पर कैसे एग्रीकल्चर करेगा। इसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। अब इसमें फायदा तो इसमें भी है, लेकिन इसके भी प्रॉब्लम्स रहे। जिस भी फार्मर की लैंड होती है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज करना होता है। एक फार्मर बोलता है कि भाई देखो मेरा 1 बीघा इधर है, तुम्हारा 1 बीघा उधर है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, मैं अपने के पास चला जाऊंगा, तुम अपने के पास। ये तरीका होता है, एक्सचेंज कर लो लैंड। बट उसमें वो मानते नहीं है, बोलते हुए जमीन एंसेस्ट्रल है,
है ना, मतलब हमारी तो बाप दादाओं की जमीन है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल लैंड एक्सचेंज करना कोई भी, सी इंडिया में ना लैंड एक सोशल स्टेटस तो होता ही है लोगों के लिए, कि मेरे पास में इतनी जमीन है ना, सोशल स्टेटस तो है ही है। उनके लिए एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल चीज भी है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस लैंड पर तो हमारी जनरेशन्स ने यहाँ पर रही हैं, इसी जगह हमारी जनरेशन्स रही हैं, हम कैसे इसको छोड़ दें। तो जब ये वाला आर्ग्यूमेंट आ जाता है, सेंटिमेंटल इमोशनल आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, तो उसमें कुछ भी करना डिफिकल्ट ही हो जाता है। तो वही होता है कि एंसेस्ट्रल लैंड है। सिमिलरली अब एक्सचेंज करी जाती है जब लैंड लैंड कंसोलिडेशन में, तो एक बात ये आ जाती है कि क्वालिटी कैसी होगी। हमने अपनी लैंड तो छोड़ दी, हमारी लैंड तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं जो दूसरी लैंड मिलेगी वो कैसी होगी। क्वालिटी को लेके इश्यूज आ जाते हैं। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो जनरली इसको अपोज ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो मतलब नहीं है छोटे जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड किसी से, है ना, तो वो तो अपना काम करना चाहते हैं। तो ये सारे इश्यूज भी आए इसमें भी। मोटा मोटा अभी तक जो मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए हैं इस लैंड रिफॉर्म्स के, मैं उन 4 कंपोनेंट को लेते हुए अभी तक का भी जो लैंड रिफॉर्म का एजेंडा है उसको एक बार आपके सामने रख देता हूं। और इसको रखूंगा लैंड रिफॉर्म्स को 4 फेज में डिवाइड करके। इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तब से लेकर के 1960s तक फेज 1 चलता है। फेज 1 में मेन चीज हुई थी जमींदारी को खत्म कर देना, ये फेज 1 था। देन जमींदारी को खत्म करने के बाद 1960 से 1970s तक फेज 2 है। फेज 2 में टेनेंसी रिफॉर्म्स आए, रेंट पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए, एज वेल एज लैंड सीलिंग एक्ट आ गए कि भाई किस एक आदमी के पास मैक्सिमम कितनी लैंड हो सकती है। अब ये हुआ तो उससे लैंड के टुकड़े हुए, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई, एक जगह की लैंड दूसरी जगह हुई। तो फेज 3 में लैंड का कंसोलिडेशन करा गया कि भाई हर आदमी की, अगर किसी छोटा फार्मर भी है उसकी लैंड इधर उधर है, तो उसको एक ही जगह पर सारी उसकी मिल जाए, एक्सचेंज करा दो दूसरों से। तो इसको बोला गया कंसोलिडेशन कर दिया गया, ये फेज 3 में हुआ। और साथ ही साथ बिकॉज अब फार्मर्स के पास में लैंड तो आई थी बट अभी भी बहुत छोटी लैंड आई थी, है ना। पहले तो क्या था, जमींदार के पास ही सारी बड़ी लैंड होती थी। अब उसकी लैंड को टुकड़े करे गए, दिया गया दूसरों को, लैंड सीलिंग लगा दी गई, सब कुछ करा गया, बट अभी भी बहुत सारे फार्मर के पास में बहुत कम ही लैंड थी। मोर ओवर पॉपुलेशन इंक्रीज हो ही रही थी, 1950 से लेकर के 1970s तक पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी थी, बहुत सारे नए फार्मर भी आ गए थे, बट उनकी जमीनें तो बहुत छोटी होती थी। तो सरकार के लिए अब जरूरी था कि उनकी कंसोलिडेट करे और कोऑपरेटिव्स लेकर के आए। तो फेज 3 में ये करा गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग को लाया गया। इवन दो ये कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रही इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। क्यों नहीं थी, इसके क्या प्रॉब्लम्स थी? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए मिल करके एक चीज को कर पाना, उसमें बहुत सारे डर होते हैं, एप्रीहेंशन होते हैं लैंड को लेकर के, और प्रोडक्टिविटी को लेकर इतना जुड़ाव है कि मेरी जमीन में ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, दूसरे के में हुआ है, तो वो काम करना डिफिकल्ट है। वी विल टॉक अबाउट दैट कोऑपरेटिव फार्मिंग, नॉट इन दिस सेशन बट इन अदर सेशन, कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और क्या इश्यूज यहाँ पर रहे हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट फेज 3 में कोऑपरेटिव फार्मिंग लाई गई। एंड देन फेज 4 जो अभी भी चल रहा है, इसमें होता है टेक्नोलॉजी का यूज करना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में किस तरह से हमें फार्मिंग को और लैंड को यूज करना है, ये सारी चीजें फेज 4 में आई। मॉडर्नाइज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हो रहा था इसमें लाना, ये पूरा फेज 4 था। मोटा मोटा पहले 2 पार्ट जो हैं ये हमने डिटेल में डिस्कस करे। ये है लैंड रिफॉर्म्स का जो ओरिजिनल एजेंडा था, और बाद वाली चीजें होती हैं जो अभी भी चल रही हैं। एक और बात बोले दे रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म्स में हमने अभी तक बात करी है उन पुअर फार्मर्स के बारे में कि भाई जिनके पास में लैंड नहीं थी और उनको यूज करना है। बट यहाँ पर सिर्फ फार्मर्स नहीं होते, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एनीवन हु विशेस टू यूज द लैंड, ट्राइबल ग्रुप्स या कोई भी, उनके लिए भी एजेंडा है ये। तो फेज 4 में इसको भी रिकॉग्नाइज करा गया है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको लैंड उनकी मिल जाए, ये भी लैंड रिफॉर्म्स में ही इंक्लूडेड एजेंडा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कि ये सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स जो हैं इनके क्या एडवांटेजेस रहे हैं और क्या इनकी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो अगर बात करते हैं हम लोग इनके एडवांटेजेस के कि इनके क्या फायदा रहा है। पहला, इनइक्वालिटी तो कम हो ही गई। पहले क्या था कि बहुत जो जमींदार थे उनके पास में तो बहुत जमीनें हुआ करती थी, रिच होते थे, तो ये चीज तो कम हो ही गई कि भाई इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई। लैंड ओनरशिप
जो है जब टेनेंट के लिए बेटर होती है, जो टेनेंट होता है उसके लिए बेटर हो जाती है, तो वो बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी होने लग जाती है। लैंड जब मिलेगी तो काम करेगा, उसको पता है लैंड उसके पास में है 4-5 साल 10 साल, तो वो करेगा। सिमिलरली सोशल जस्टिस भी हुआ भाई। लैंड, मैंने बोला कि लैंड किसी के सिर्फ एक सस्टेनेंस का सोर्स, सिर्फ एक सस्टेनेंस का सोर्स नहीं है कि ये भाई उसमें आप एग्रीकल्चर करके खाने का सामान प्रोड्यूस करते हो। लैंड किसी के लिए एक सोशल स्टेटस भी होती है, उसकी एक एक तरह की सेविंग भी होती है। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने की जगह लैंड परचेज कर लेते हैं। तो किसी के पास अगर लैंड है तो मतलब उसका एक स्टेटस है, उसकी एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एक समाज में एक एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है लैंड के थ्रू। तो ये बोला जाता है कि सोशल जस्टिस वहां पर है। एंड लास्टली पावर्टी एलिविएशन भी हुआ। बहुत से लोगों को जब लैंड मिली तो उसी लैंड के थ्रू उन्होंने एग्रीकल्चर करा, एज अ रिजल्ट पावर्टी भी खत्म हुई। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए लैंड रिफॉर्म्स के, फायदा क्या हुआ। अब बात करते हैं चैलेंजेस, नुकसान क्या होते हैं लैंड रिफॉर्म्स के। तो देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ा आया था बेनामी ट्रांजैक्शन। चैलेंजेस में हम सॉरी, नुकसान नहीं, रादर की प्रॉब्लम्स क्या रही लैंड रिफॉर्म्स में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई थी वो थी बेनामी ट्रांजैक्शन की। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दी, बेनामी हो गई। नेक्स्ट था लूप होल्स थे लीगल फ्रेमवर्क में। जो भी हमारा लीगल फ्रेमवर्क था जिसके थ्रू हम लोग ये कर रहे थे, इनमें बहुत सारे लूप होल्स भी थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो प्रॉपरली अपने पास में, जिनका यूज करके बहुत से लोगों ने इस पूरे लैंड रिफॉर्म को होने ही नहीं दिया। जैसे कि एग्जेम्पशंस थे। मैं एग्जेम्पशंस की अगर बात करता हूँ, तो लैंड सीलिंग एक्ट था, उसमें एक एग्जेम्पशन था कि अगर किसी को प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना है, टी एस्टेट लगाने हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा लैंड दे दी गई थी। बहुत से लोगों ने प्लांटेशन का यूज करा। आसाम में प्लांटेशन के नाम पर बहुत से लोगों ने लैंड सीलिंग एक्ट से एग्जेम्पशन भी ले लिया। सिमिलरली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में अगर किसी का बहुत अच्छा कनेक्शन होता तो उसके ऊपर पुलिस कुछ करती ही नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज थी। भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना था, वो उतना करती ही नहीं थी। लैंड फ्रेगमेंटेशन भी हो गया, इसका एक प्रॉब्लम भी हुई थी सबसे, कि लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गई लैंड। रीजनल वेरिएशंस आए, किसी जगह बहुत ज्यादा हुआ, किसी जगह कुछ नहीं हुआ। इंक्रीज लिटिगेशन, कोर्ट में बहुत सारे केस भी पहुंच गए। ये सब इसके कुछ चैलेंजेस भी हो गए। अब जरा एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पर, एंड दैट इज कि वो कौन सी जगह है जहां पर इस बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। तो इसमें मैंने आपके सामने वेस्ट बंगाल, केरला और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 मेन एग्जाम्पल रखे हैं जहां पर लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी हुए थे। एक और छोटी सी बात देख लेते हैं कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे, इन लैंड रिफॉर्म्स ने किस तरीके से जो स्मॉल फार्मर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनको कैसे हेल्प करा, उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती थी, उनका कैसे अच्छा हुआ। तो ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते थे, बिकॉज इनके पास में पहले छोटी लैंड हुआ करती थी या नहीं होती थी इनके पास लैंड भी, तो इस वजह से ये कुछ अपना कर नहीं पाते थे काम। कि भाई देखो, लैंड छोटी है या नहीं है उनके पास में खुद की, लैंड रिकॉर्ड्स है नहीं उनके पास में, कुछ प्रूफ है नहीं दिखाने को, तो उनको किसी भी तरीके का बैंक से लोन मिलना, कहीं और से मिलना, कुछ मिलता ही नहीं था। ना वो इन्वेस्टमेंट कुछ कर पाते थे। अब जब कुछ लोन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी कोई बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे। जब कम प्रोड्यूस करते थे तो वो कभी भी ज्यादा बेच नहीं पाते थे, और वो हमेशा ही गरीब बने रहते थे। लेकिन जब लैंड रिफॉर्म होगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है, उसकी लैंड धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर उसको एक दूसरा, जो उसका लैंड कंसोलिडेशन हो गया, लैंड अगर उसकी बढ़ने लग गई, उसको एक प्रॉपर प्रूफ मिल गए। प्रूफ वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने ये बात अभी तक इसमें बोली नहीं है, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स में जब मैंने बोला था फेज 4 में टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में ये भी था कि किसी भी फार्मर को जो उसकी लैंड है उसका लीगल प्रूफ भी मिले, रिकॉग्निशन भी मिले। जैसे अपने आसाम में मिशन मिशन वसुंधरा में यही हो रहा है। इसमें यही बोला जा रहा है कि आपके पास अगर लैंड है तो लैंड आपकी रिकॉग्नाइज होगी। और जब आपको लैंड रिकॉग्निशन मिलता है, तो आप चाहे स्मॉल मीडियम फार्मर भी हो, तब भी आपको कुछ ना कुछ, आपको लैंड रिकॉर्ड, आपके पास प्रूफ आता है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोन ले सकते हो बैंक से। लोन लोगे तो अपना फार्मिंग और बेटर कर सकते हो। तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को भी हेल्प करता है लैंड उसकी कंसोलिडेट करने में, कोऑपरेटिव्स उसके साथ इंटीग्रेट करके काम करने में, उसको लैंड का प्रूफ देने में, जिससे उसकी ओवरऑल इनकम जो है वो बढ़ती ही है। ये बात बोली जा रही है।
ये मैंने क्यों इस पर बात को लेकर के आया हूँ कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लैंड रिफॉर्म्स क्यों यूजफुल रहे हैं। सिंपल रीजन, बिकॉज ये एक बात पहले भी यूपीएससी ने पूछी हुई है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो यूजफुल रहे हैं। मूविंग ऑन, आ जाते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के। सो लैंड लीजिंग जो है, इसका मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट एक आया था। अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने लेवल पर इसको अडॉप्ट करा, यूज करा। नेक्स्ट है लैंड जो एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, इसमें बताया गया था कि किस तरीके से क्या कॉम्पनसेशन फेयर तरीके से दिया जाएगा इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इसका पर्पस है डिजिटाइज करना लैंड रिकॉर्ड को। जब डिजिटलाइज हो जाते हैं ऐसे लैंड रिकॉर्ड्स, तभी किसी भी फार्मर को मिलने लग जाता है, उसकी लैंड रिकॉग्नाइज हो जाती है और उसको प्रॉपर क्रेडिट मिलने लग जाता है, प्रॉपर बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। अगली हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, मिशन वसुंधरा आया। मिशन वसुंधरा में भी यही बोला गया है कि डिजिटाइज करा जाता है लैंड के रिकॉर्ड्स को, जिससे कि लोगों को उनकी सर्विसेज मिल पाए। तो ये सब हो गया अपना रीसेंट डेवलपमेंट। जैसा कि मैं अपने हर सेशन में करता हूँ कि जो भी हमने बातें डिस्कस करी हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, ये आप रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दी हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको 3 क्वेश्चंस भी दिए हैं मेंस के लिए। एक बार मैं क्वेश्चंस आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। बेसिकली ये बात हो रही है कि लैंड रिफॉर्म ने किस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करा, तो जो बेनिफिट्स हैं लैंड रिफॉर्म के उसके बारे में लिखना है। पर्टिकुलरली किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कैसे फार्मर्स को लैंड मिल गई, कैसे जमींदारी खत्म हुआ, रेंट खत्म हुआ तो जब अपने आप फार्मर की इनकम बढ़ी, ये सब इसकी बात है। अगली बात है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। मैंने आपको स्पेसिफिकली कोई फैक्टर्स अलग से बताए नहीं है कि वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ। बट मेरे हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आपको बात समझ में आ सकती है कि लैंड रिफॉर्म क्यों सक्सेसफुल हुआ। पहला था, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल रही होगी उस टाइम के जो लीडर्स हैं, उन्होंने बात बताई भाई क्यों उनको चाहिए ऐसा। सेकंड है, इनइक्वालिटी उस टाइम पर बहुत रही होगी, भाई अगर किसी के पास ज्यादा लैंड है किसी के पास कम है तभी ऐसा हुआ होगा। थर्ड है, उस टाइम की एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो उस टाइम का रहा होगा, इन लोगों ने काम करा होगा। चौथा है, उस टाइम के सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। उस ये वो टाइम था इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब रिकॉग्नाइज हुआ था कि भाई लैंड जो है, अगर फार्मर को लैंड नहीं दोगे तो वो काम नहीं हो सकता, कभी भी गरीबी नहीं खत्म होएगी। फिफ्थ फैक्टर रहा होगा लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो लोगों को लैंड देनी है। ये सारी चीजों को बोला जाता है फैक्टर्स। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपको मॉडल आंसर में और भी फैक्टर मिलेंगे। मैंने जस्ट आपको ऊपर ऊपर से 5 फैक्टर यहाँ पर बताए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आप 10 नंबर में अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल दीज कैन बी अटेम्प्टेड इन 10 मार्क्स। नेक्स्ट इज, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया कंट्री हेल्प इन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। ये तो हमने डिस्कस करा कि मार्जिनल स्मॉल फार्मर का कैसे बेटर हुआ, कैसे पहले तो उसको लैंड मिली, फिर वो लैंड पर उसको उसके कंसोलिडेशन हुआ, फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए हुआ, देन उसी लैंड पर उसको फिर डिजिटाइज हुए उसके रिकॉर्ड, एज अ रिजल्ट उसको लोन मिले। ये बात बोली जा रही है कैसे उसका भला हुआ। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये आपको सीधे सीधे बताया ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेजर्स क्या थे। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म। लैंड सीलिंग जो पॉलिसी है वो क्यों एक अच्छा रिफॉर्म थी, ये बात बोली जा रही है कि भाई क्यों वो अच्छा रिफॉर्म थी। लैंड सीलिंग पॉलिसी के बारे में लिख देना है कि लैंड सीलिंग पॉलिसी क्या थी और वो क्या उसने बेनिफिट करा, एक जगह से लैंड को दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने को, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये उसके एडवांटेजेस में। सो दीज 3 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। ये तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज के जो हमने जितनी भी बात करी उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो पढ़ाया है उससे नहीं होगा, थोड़ा आपको सोचना इसमें पड़ेगा। आप अपने आंसर लिखिए, सबमिट करिए, आपके आंसर चेक हो जाएंगे और एक बार आपको मॉडल आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं जिनको आप लिख सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।